हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम इस लेक्चर में जो क्लास 12th की बायोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी क्रॉस ब्रीडिंग की, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की, उनके बेसिस पे जो लॉज दिए थे मेंडल ने, उनमें से दो लॉज को हम डिस्कस करेंगे। एक तो पहला लॉ हमारा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो लॉ है हमारा वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो लेक्चर है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, आना चाहिए कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो पी प्लांट है, जो मटर का जो प्लांट है, ये मेनी वैरायटीज में हमें मिल जाता है, आसानी से अवेलेबल है, बड़े स्तर पर मिल जाता है, और इसके पास जो ट्रेट्स होते हैं काफी अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, देयर आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, काफी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इनके पास, इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और ट्रेट्स जो विशेषताएं हैं इसकी वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि हमने देखा था, राउंड सीड थे, रिंकल सीड थे, वायलेट कलर था फ्लावर का, व्हाइट फ्लावर थे, फ्लावर की पोजीशन थी, इस प्रकार के जो हमने ट्रेट्स को बारे में जाना था फर्स्ट लेक्चर में। तो काफी ट्रेट्स इसके पास है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो प्लांट है, पी प्लांट, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, इसका ये फायदा हुआ कि दीज प्लांट आर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। क्या है ये? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें हमें जल्दी से कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसीलिए इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट बने रहते हैं। दूसरा रीजन इसके बाद क्या हुआ कि इस प्लांट को हम आसानी से क्रॉस पोलिनेशन, इस प्लांट के अंदर हम आसानी से क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया था मेंडल ने, इमेस्कुलेशन के द्वारा उन्होंने एक फ्लावर से क्या पोलन, जो स्टेमन था, उनको रिमूव कर दिया था, और दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स थे उनको निकालकर डस्टिंग कर दी गई थी फीमेल फ्लावर के ऊपर। तो क्रॉस पोलिनेशन करना भी आसान है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए बड़ा ही आइडियल ये आपका क्या है, मटेरियल है टू स्टडी द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये एनुअल प्लांट है, पी प्लांट क्या एनुअल प्लांट है। ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल क्या है, काफी शॉर्ट है, यानी कि विद इन 3 मंथ्स ये अपनी लाइफ को क्या है, कंप्लीट कर लेता है, इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। तो काफी सारी जनरेशन थोड़े से पीरियड में ही क्या है, हम काफी सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। दूसरे प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको स्टडी करने के लिए हमें काफी लंबा समय देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जगह भी हमें क्या चाहिए, काफी लंबी चाहिए, काफी ज्यादा जगह चाहिए, ताकि हम काफी सारी जनरेशंस को क्या कर सके, ग्रो करवा सके। मगर पी प्लांट के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, छोटा सा प्लांट है, एनुअल है, लाइफ साइकिल छोटी है इसकी, काफी सारी जनरेशन हम एक साथ एक ही सीजन के अंदर काफी सारी जनरेशन क्या उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, जो पी प्लांट्स हैं कुड बी इजिली रेज, इसको ग्रो करना आसान है, इनको मेंटेन करना आसान, इनको हैंडल करना आसान है। जैसे कि मैंने बताया, काफी थोड़ी सी जगह चाहिए इनको ग्रो करवाने के लिए, तो ग्रो करना काफी ही आसान है। और इनकी देख रेख की बात करें, रख रखाव की बात करें, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इनको हैंडल करना काफी आसान है। चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया कि क्यों मेंडल ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं पी प्लांट की, और हर वैरायटी के पास क्या है, अलग एक अपनी विशेषता है। ठीक है,
जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि 14 वैरायटी ऑफ पी प्लांट जो अवेलेबल थी उन पे स्टडी की गई थी, और हर पी प्लांट का एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, और हर एक प्लांट के पास क्या है कि खुद का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, एक खुद की एक विशेषता है जिसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है। विच प्लांट प्रोवाइड मेनी इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया हर एक प्लांट क्या है आसानी से स्टडी करने वाला एक ऑब्जर्वेबल एक कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है, जो विशेषता है, उसे हमें देखने को मिलती है इस प्लांट के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है डोमिनेंस का मतलब क्या हो। डोमिनेंस का मतलब होना प्रभावी होना। ठीक है। डोमिनेट करना, प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर क्या है, प्रभाव, प्रभावित होना। ठीक है। किसी को दबाना, तो वो हमारा आता है किसके अंदर, डोमिनेंस की मीनिंग होगी हमारी वो। ठीक है। तो वही बात यहां पर हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। आफ्टर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि मेंडल ने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था टॉल एंड डॉर्फ प्लांट के बीच में, और उस क्रॉस के जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट के बेस पर उन्होंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहती है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा, जो कैरेक्टर्स है पी प्लांट में उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनको आज हम जानते हैं किसके नाम से, जीन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर। ठीक है। ये फैक्टर्स क्या, पेयर्स में रहते हैं। जैसे कि अब देखेंगे हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। यहां पर एक फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या है, दो अलग अलग जीन प्रेजेंट होंगे। मान लो ये एक जीन यहां पर है, ठीक है, और एक सेम इसी लोकस पर एक जीन यहां पर है। ठीक है। अब ये जो लोकस है, ये जो पोजीशन है जीन की, ये दोनों जीन क्या है, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर मेंडल की फॉर्म में लिया जाए तो मान लीजिए ये एक जीन है जो टॉलनेस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम दूसरी पोजीशन पर क्या है, सेम जीन, ऐसा ही जीन यानी एलील जो अल्टरनेट फॉर्म होती है हमारे जीन्स की, उसकी बात हो रही है। तो ये जो टी है, यहां पर भी कैपिटल टी है। ठीक है। तो ये दोनों कह दी जाता टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जिन्हें हम एलील कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो वही बात यहां कही गई है। सेकेंड पॉइंट के फैक्टर है जीन्स दे अकर इन पेयर्स, पेयर्स में होते हैं। तो एक जो जीन है वो एक पेरेंट से आया है, दूसरा जो जीन है वो दूसरे पेरेंट से आया है। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, तो ये दोनों क्या है, एक साथ पेयर में हमें देखने को मिलेंगे। तो यही बात मेंडल ने कही है कि जो फैक्टर्स होते हैं क्या, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जीन्स हैं दो अलग, सेम कैरेक्टर के दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वन मेंबर ऑफ द पेयर अगर प्रेजेंट है, देखो सीधी सी बात है, अगर डिसिमिलर पेयर है, सेम ट्रेट के, सेम कैरेक्टर के दो अलग फैक्टर्स हैं और वो एक साथ प्रेजेंट है, उनमें से एक जो मेंबर होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है। यानी कि अपने आप को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है। ऐसा फैक्टर और ऐसा जो ट्रेट है, ऐसा जो जीन है, वो कहलाएगा डोमिनेंट। और दूसरे वाला जो फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। ठीक है। यही हमारी क्या स्टेटमेंट है, किसकी भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। याद रहेगी आपको। तो कैरेक्टर्स क्या हैं, कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर ऑकर इन पेयर्स, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स के अंदर एक मेंबर अपने आप को डोमिनेट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि किन्हीं दो कैरेक्टर्स में से
सिर्फ एक कैरेक्टर क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सिर्फ एक जो फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। मगर F2 जनरेशन के अंदर जब हम F1 की सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो F2 जनरेशन में दोनों के दोनों ही जो फैक्टर्स हैं, एक जो रिसेसिव वाला था और एक जो हमारा डोमिनेंस वाला, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये एक चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आती है वो हमारी 3:1 की आती है, जो कि हमें F2 जनरेशन में, फिलियल 2 जनरेशन में हमें देखने को मिलती है। यानी कि 3 प्लांट हमारे टॉल होंगे और एक प्लांट हमारा क्या होगा, डॉर्फ होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि F1 की जब सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें जो मेंडल का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है फैक्टर्स की, जिसके चलते दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ के बारे में आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो बेटा, यहां पर हमारे पास एक फिगर है राइट साइड में, तो उसको हम देखेंगे। तो उससे पहले एक सेकंड जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो पहले वाले हमारे एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेट, यानी कि एलील्स की बात हो रही है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेट और कैरेक्टर, यानी कि जीन्स एलील्स की बात हो रही है, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, only one factor expresses itself in F1 progeny and is called dominant, while the other that remains masked is called recessive, ठीक है। F1 प्रोजेनी में सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसे डोमिनेंट कहते हैं हम, और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहली वाली स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, एनसीईआरटी की पूरी स्टेटमेंट थी, तो दोनों ही स्टेटमेंट एक ही बात को इशारा करती हैं। और तो हम चलिए फिगर के द्वारा इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा एक बार, ठीक है। कैसे ये कहता है, स्टेटमेंट क्या कहती है। तो यहां से आप देख पा रहे हो बेटा कि पेरेंट्स, हमने क्या किया, दो प्लांट लिए, मेंडल ने क्या किया, दो प्लांट लिए, एक टॉल प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर डॉट प्लांट लिया, ठीक है। यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, और यहां पर जो टॉलनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो हमारे पर क्या, कैपिटल टी है, ठीक है। पेयर्स में होते, जैसे कि हमने पढ़ा था पहला ही कि जो सेकंड जो पॉइंट था, जो फैक्टर्स दे आर अकर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, टीओटी। जब गैमिट बनेंगे तो हर गैमिट में क्या होगा, एक है जो ये एलील है ये ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। फिर हम पुनेट स्क्वायर के द्वारा जब हम क्रॉस करा के देखते हैं तो देखोगे आप F1 जनरेशन हमारी क्या है, इनके बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन थी हमारी कैसे आई, पुनेट स्क्वायर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टी है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक जो कैपिटल टी है इस स्मॉल टी के साथ क्या है, फ्यूज कर सकता है। तो जीनोटाइप हमारा क्या होगा, टी और टी, अगेन दिस टी इज फ्यूजेस विद द नेक्स्ट स्मॉल टी which is responsible for the darkness. The combination is capital T and small t, and for the second case same result हमें मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी प्लांट्स हमारे यहां पर आए सारे के सारे टॉल आए। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एक जो फैक्टर है वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, दूसरा अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते सारे के सारे जो प्लांट थे F1 जनरेशन में सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का पहला लॉ जो हमें एक्सप्लेनेशन देता है विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर कि एक फैक्टर अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, दूसरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, ठीक है। और यही इससे स्टेटमेंट हमारी आती है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है। मेंडल ने फिर सोचा कि
उस ट्रेट के साथ क्या हुआ जो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो ये जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन के जो प्लांट थे इनके बीच में आपस में क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी, इनका सेल्फ क्रॉस करवा दिया सेम प्लांट का। ठीक है, तो यहां से देखोगे कि यहां पर क्या है, एक प्लांट है F1 जनरेशन में मिला था, उसके पास क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में मतलब है एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग क्या है फैक्टर्स प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों फैक्टर्स क्या है अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दो गैमेट बने और दोनों फैक्टर क्या है अलग अलग गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर कर गए। सीधी सी बात है भाई ये। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है हमारा तो ये ट्रेट्स अलग होंगे, हमारे ये जीन्स हमारे अलग होंगे। तो टी और टी, ठीक है, सेकेंड जो प्लांट लिया वहां से भी टी और टी लिया, उसका भी जो जीनोटाइप क्या था टी और टी था। इससे भी हमारे क्या बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे, एक के पास कैपिटल टी होगा, दूसरे के पास क्या होगा स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो दोनों प्लांट का अगर हम पुनेट स्क्वायर देखें क्रॉस करवाएं तो वर्टिकल पोजीशन की तरफ हमारा हो गया एक प्लांट हो गया हमारा, इसके दोनों गैमेट्स हो गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दूसरे गैमेट्स हो गए, दो अलग अलग गैमेट हो गए, इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्या आया, टी से टी कंबाइन हुआ तो दो कैपिटल टी आए, फिर कैपिटल टी से स्मॉल टी क्या हुआ कंबाइन फ्यूज किया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया, एक हाइब्रिड कंडीशन हमें देखने को मिली। अगेन जो रिसेसिव ऐसा गैमेट जिसके पास रिसेसिव एलील था वो कैपिटल टी से कंबाइन किया तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि यहां पर भी हमें हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिली। अगेन स्मॉल टी कंबाइन किया, स्मॉल टी, यानी कि हमें जो क्रॉस का जो रिजल्ट मिला क्या मिला कि तीन प्लांट तो हमारे क्या थे टॉल थे और एक प्लांट हमारे क्या था डॉर्फ था। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन हमारी आई वो ऑब्जर्वेशन ये आई कि F1 जनरेशन में हालांकि दोनों फैक्टर साथ में प्रेजेंट थे। ठीक है, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, दूसरा एक्सप्रेस कर पा रहा था। ठीक है, जहां से हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था, मगर दोनों साथ थे। जब इनका सेल्फ क्रॉस करवाया गया, ठीक है, सेल्फ क्रॉस करवाया गया, जो रिसेसिव जो अलील था, रिसेसिव जो फैक्टर था वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। यानी कि जब दोनों रिसेसिव अलील्स, दोनों रिसेसिव फैक्टर जो आपस में मिले तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो यहां से हमारी क्या है सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट आती है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो दोनों जो फैक्टर्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएं और एक हर गैमेट में एक जो फैक्टर है, एक जो एलील है वो ट्रांसफर कर जाए और दोबारा से कंबाइन करें, होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि दिस लॉ स्टेट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जैसा कि हमने क्रॉस में देखा था, ठीक है, दोबारा से देखे हमने यहां पर, तो यहां पर किसी प्रकार के F2 जनरेशन में देखोगे तो यहां पर किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं हो रही इनके बीच में। ठीक है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। ठीक है, यानी कि दोनों कैरेक्टर यहां पर रिकवर हो गए। एक प्योर टॉल प्लांट हमें देखने को मिला, एक प्योर डॉर्फ प्लांट हमें देखने को मिला, जो कि हमें F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला था, जो कि हमें F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेट होना, अलग होना। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों एलील, दोनों फैक्टर क्या हो अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण हर गैमेट में एक क्या है एलील चले जाता है, एक फैक्टर चले जाता है और ये फैक्टर क्या है दोबारा से कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन के दौरान जो गैमेट फ्यूज करते हैं, तो जिसके चलते जो पेरेंटल कैरेक्टर थे दोबारा से रिकवर कर जाते हैं। यानी कि जो रिसेसिव वाला जो एलील था वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो क्या होगा होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या है सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट होंगे। इसीलिए F2 जनरेशन में
ये डॉर्फ प्लांट हमें देखने को मिला, प्योर डॉर्फ प्लांट, और एक हमें क्या देखने को मिला, प्योर टॉल प्लांट हमें देखने को मिला, पेरेंटल कम्बिनेशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा हमें दो प्लांट ऐसे देखने को मिले जो कि हमारे क्या थे, हाइब्रिड थे, यानी कि हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, ठीक है, जो रिसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। दोनों ही एलील एक जैसे होंगे, ठीक है, रिसेसिव होंगे, तभी अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिली थी सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये तो थे हमारे आज के लेक्चर की बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम दोबारा से मिलेंगे थर्ड लॉ के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल ने स्टडी किया था दो ट्रेड्स के साथ। पहले वाला जो डिस्कस किया आज उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस किया था, जिसमें मोनोहाइब्रिड यानी कि सिंगल ट्रेड को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया था। तो इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए, देखने के लिए क्या ये ऑब्जर्वेशन दो ट्रेड्स के साथ भी पॉसिबल है, ठीक है, ये देखने के लिए उन्होंने दो ट्रेड्स को लेकर क्रॉस करवाया था, और उस क्रॉस से उन्हें एक नया रिजल्ट देखने को मिला, और उस रिजल्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने, ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्होंने एक नया लॉ दिया, जिसका लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, मिलते हैं तो फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।